हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री ट्यूटोरियल एकेडमी। आज का वीडियो क्लास 10th की जो ज्योग्राफी की बुक है, जिसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है, जिसे हिंदी में संसाधन एवं विकास कहते हैं। इसका ये 9वां पार्ट है, यानी कि आखिरी पार्ट है। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक आपके बच चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जो मैंने 8 पार्टों में कवर नहीं करवाया, वो इस पार्ट में आपका कवर हो जाएगा और इसके बाद आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगी इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, और इस चैप्टर का या इस पार्ट का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। फ्री ट्यूटोरियल एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप सर्च कीजिए और ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इसका पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन इंडिया। तो इंडिया में सॉइल को 8 भागों में बांटा गया है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। ठीक है, वो 8 भाग है या वो 8 पार्ट कौन कौन से है, वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इन 8 पार्टों को। कौन कौन से 8 पार्ट है? तो पहला है आपका एलुवियल सॉइल, दूसरा है आपका ब्लैक सॉइल, तीसरा है रेड एंड येलो सॉइल, चौथा है लेटेराइट सॉइल, पांचवा है डेजर्ट एंड एरिड सॉइल, छठा है आपका सैलाइन सॉइल हो जाएगा, सातवां है पेटी एंड ऑर्गेनिक सॉइल हो जाएगा, और आठवां जो हो जाएगा आपका फॉरेस्ट सॉइल हो जाएगा। ICAR यानी कि इंडिया में सॉइल को 8 भागों में इसी तरीके से डिवाइड किया है, और ये आपके 8 के 8 सॉइल के नाम आपको याद होना चाहिए। पहला, इस टॉपिक से आपको पहला काम यही करना है कि सॉइल के 8 पार्ट याद करने हैं। ठीक है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल, डिजर्ट एंड एरिड सॉइल, सैलाइन सॉइल हो जाएगा, पेटी एंड ऑर्गेनिक सॉइल हो जाएगा, और फॉरेस्ट सॉइल हो जाएगा। ठीक है, ये 8 के 8 सॉइल याद करने के बाद, ठीक है, आपको जो पढ़ना कौन कौन से सॉइल के बारे में और कौन कौन से सॉइल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी सुन लीजिए। देखिए, एलुवियल सॉइल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉइल है, और इसी सॉइल से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन 80 से 90% क्वेश्चन इसी सॉइल से आते हैं। दूसरा है आपका ब्लैक सॉइल। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड एंड येलो सॉइल, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं, और लेटेराइट सॉइल यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो जिस सीरीज़ में आपके ये सॉइल लिखे हैं ना, बेसिकली उसी सीरीज़ में आपको बेसिकली इन 4 सॉइल के बारे में पढ़ना है, जो बेसिक जानकारी है। इसके अलावा इन सॉइल के बारे में बहुत ही कम पूछा जाता है, या फिर ना के बराबर पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, और ये सॉइल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बेसिकली ज़्यादातर पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। देखिए, जो आपका फर्स्ट सॉइल था एलुवियल सॉइल, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस एक पेज में जितनी भी जानकारी लिखी है वो सफिशिएंट है, यानी इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में बहुत ना के बराबर चांस है कुछ पूछे जाने का। जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस पेज में मैंने नोट कर दिया है, एक तरीके के नोट्स के फॉर्म में ही है। ठीक है, केवल आपको समझना है, क्या क्या चीज़ें याद रखनी है वो भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट है आपका कि द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि नॉर्दर्न प्लेन्स में जितनी भी मिट्टी है ना, सब के सब ज़्यादातर जो है एलुवियल सॉइल के ही बने हुए हैं, या एलुवियल सॉइल ही पाए जाते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब मैप में भी समझ लेते हैं कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, ये आपका है नॉर्दर्न प्लेन्स। कौन सा है? ये आपके हरे कलर के जो दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये जितने भी आपके, ये सब क्या है? ये है नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स है हरे वाले। यहाँ पर ये एलुवियल सॉइल वाला ये कैटेगरी है, इसको देख लेना, ये एलुवियल सॉइल की कैटेगरी है। और ये हरे वाले जितने भी दिख रहे हैं ना, मतलब हल्का हरा वाला, वो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स है, और यहाँ ये सब के सब एलुवियल सॉइल यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब आ जाता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है, ये वाले आपको ये वाला कैटेगरी दिख रहा है ना, ये सब के सब यहाँ पर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं। ठीक है, और ये भी छोटे किनारे जो है इसके, ये भी एलुवियल सॉइल यहाँ पर पाए जाते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। इसके अलावा जो 4 नदियाँ हैं, जैसे कि गोदावरी हो गई, कृष्णा, कावेरी और महानदी, ये सब के सब जो है ये अपना पानी जो है कहाँ पर गिराती है? तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। ठीक है, तो खाड़ी में गिराने से पहले एक डेल्टा का निर्माण करती है, और जो डेल्टा है वो एलुवियल सॉइल के ही बने हुए हैं। थर्ड पॉइंट क्या है आपका? दीज हैव बीन डिपोजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयाज रिवर सिस्टम। ठीक है, जो आपको पता है कि 3 इंपॉर्टेंट हिमालय रिवर सिस्टम है इंडिया में। कौन कौन से है? तो आपका इंडस क्या, सिंधु नदी। ठीक है, दूसरा है आपका गंगा, और तीसरा है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। तो फोर्थ पॉइंट क्या है आपका कि एलुवियल सॉइल जो है बने होते किसके बने हुए थे? 40% सैंड, यानी 40% जो होता है उसमें सैंड होते हैं, सैंड पार्टिकल्स, 40% क्लेज होते हैं। ठीक है, और 20% स्लिट होते हैं। तो आपको ये परसेंटेज याद रख सकते हो, या नहीं भी याद रखोगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। एग्ज़ाम में अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो फिर इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, एलुवियल सॉइल किसके बने हुए हैं? तो सैंड,
प्लस का क्लेज प्लस का स्लिट। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। अब देखिए एलुवियल सॉइल जो है उसको एज के अकॉर्डिंग, एज उम्र के अकॉर्डिंग जो है उसको दो भागों में डिवाइड किया है, यानी दो पार्ट में डिवाइड किया है। वो है कौन कौन से? तो वो है आपका बांगड़ और दूसरा है आपका खादर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलुवियल सॉइल के दो टाइप होते हैं, एक होता है बांगड़ और दूसरा होता है खादर। ठीक है, अब बांगड़ क्या है और खादर क्या है, ये दो दो तीन तीन छोटे छोटे से पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं एक बार। देखिए बांगड़ जो होता है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है, यानी पुरानी जो एलुवियल सॉइल होते हैं उसको हम बांगड़ कहते हैं, और नई वाली जो एलुवियल सॉइल होती है उसको हम खादर कहते हैं। पहला डिफरेंस और पहला पॉइंट क्या है, जो भी आप कहना चाहो या कह सकते हो, इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है आपका, हाई कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़ नोडल्स, यानी कि बांगड़ में जो है ना ज़्यादा कंकड़ पाए जाते हैं। समझ में आई बातें? यानी और जो आपका खादर होता है वो बहुत ही, उसमें कंकड़ कम पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा है मोर फाइन पार्टिकल। बहुत ही छोटे छोटे से पार्टिकल होते हैं, यानी कम कंकड़ पाए जाते हैं, इसमें ज़्यादा कंकड़ पाए जाते हैं। समझ में आ गया इतना? ठीक है। और थर्ड इंपॉर्टेंट क्या है कि जो बांगड़ एलुवियल सॉइल होते हैं वो लेस फर्टाइल होते हैं, यानी कि बहुत ही कम उपजाऊ होती हैं कंपेयर टू खादर एलुवियल सॉइल के मुकाबले। समझ में आया आपको? बांगड़ जो होता है वो कम फर्टाइल होता है और जो खादर होता है वो मोर फर्टाइल होता है। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस भी है और आप पॉइंट्स भी कह सकते हो। 3 नंबर का अगर आएगा तो मैक्सिमम 3 नंबर का ही आता है, तो 3 नंबर के लिए 3 पॉइंट काफ़ी है। बांगड़ और खादर में डिफरेंस पूछेगा तो यही 3 पॉइंट लिखना है आपको। समझ में आया? और पूछ लेगा कि बांगड़ की कुछ विशेषताएं बताओ या बांगड़ के कुछ फीचर्स बताओ, तो भी यही लिखना है, इसके अलावा आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर। अब देखिए एलुवियल सॉइल के फीचर यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, ये बेसिकली ये भी फीचर ही है, लेकिन अब फीचर के बाद जो छोटे छोटे से फीचर है ना उसको मैंने एक जगह इकट्ठा करके यहाँ पर लिख दिया। तो एक बार समझ लेते हैं क्या क्या है। पहला क्या है आपका, एलुवियल सॉइल इज़ फाउंड इन मोस्ट एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है, एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली मिट्टी है इंडिया में, यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी या सॉइल कौन सी है, तो भैया वो है एलुवियल सॉइल। समझ में आया आपको? नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि एलुवियल सॉइल आर वेरी फर्टाइल, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। थर्ड क्या है आपका, इंटेंसिव फार्मिंग इज़ डन इज़ एलुवियल सॉइल एरियाज़, यानी इंटेंसिव फार्मिंग करते हैं यहाँ पर। समझ में आया आपको? नेक्स्ट है आपका कि एलुवियल सॉइल इज़ सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस, व्हीट, शुगर केन, पल्सेस क्रॉप ईटीसी, यानी कि एलुवियल सॉइल जो है वो इसमें हम क्या क्या कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं। तो आप कौन कौन, राइस चावल उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं, दालें उगाते हैं। तो कम से कम 3-4 तो आपको फसलों के नाम भी याद होना चाहिए कि एलुवियल सॉइल में कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं। तो ये आपके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, अगर 4 नंबर का आएगा तो यही 4 पॉइंट लिख देना है। खादर और बांगड़ में डिफरेंस पूछेगा तो यही लिख देना है जो आपको यहाँ पर लिख के बता दिया है। ठीक है, और एलुवियल सॉइल जो है वो कौन से एरियाज़ में पाया जाता है तो बता दिया, यहाँ पर 2 नॉर्दर्न प्लेन्स में भी पाया जाता है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी पाया जाता है। मैप में भी आपको दिखा दिया है। समझ में आपको? यहाँ तक कि एलुवियल सॉइल के बारे में इतना काफ़ी है, 10th क्लास तक तो याद रखना है इतनी चीज़ों को। नेक्स्ट देखते हैं आपका ब्लैक सॉइल के बारे में। देखिए ब्लैक सॉइल के बारे में आपको बेसिकली 2 से 3 पॉइंट ही याद रखना है और उसी को आप रट के बैठ लेना है। उसके फालतू बहुत ही कम चांस है क्वेश्चन पूछे जाने के। वो है कौन कौन से, तो पहले देखिए ब्लैक सॉइल बनता कैसे, वो यहाँ पर हिंदी में लिख दिया, पढ़ लेना समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया हिंदी में, पढ़ लेना समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, देखिए जो ब्लैक सॉइल होते हैं वो काले कलर के होते हैं, नाम से ही लग रहा है ब्लैक है तो काला ही होगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो ब्लैक सॉइल है ना उसका दूसरा नाम रेगूर सॉइल है। ये याद रखना कि ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है, रेगूर सॉइल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, रेगुलर, यानी कि रेगुलर सॉइल जो है वो किसको कहते हैं, तो वो ब्लैक सॉइल को कहते हैं। पहला पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़, ठीक है एक बार देखिए, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ टिपिकल ऑफ डेक्कन ट्रॉप रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू, स्पेशली गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, यानी कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जो ब्लैक सॉइल है वह डेक्कन प्लेटू, यानी कि जहाँ पर पठार वगैरह होते हैं ना, यानी दक्कन का पठार आपने नाम सुना भी होगा, वहाँ पर पाया जाता है। जैसे कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब इलाकों में ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हो गया आपको कि पहला पॉइंट क्या है आपका कि ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम है रेगुर सॉइल,
दूसरा क्या है कि ब्लैक सॉइल कौन कौन से इलाके में पाए जाते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब इलाकों में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि जो ब्लैक सॉइल होते हैं ना, वो कौन सी फसलों के लिए ज़्यादा सुटेबल होते हैं। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर कॉटन सॉइल, ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहते हैं, ठीक है, और कॉटन के लिए सूटेबल होता है, यानी कि कॉटन ज़्यादा उगाया जाता है इन मिट्टी पे। तो आपको याद रखना है कि ब्लैक सॉइल जो होते हैं वो कॉटन के लिए आइडियली मतलब आइडियल माने जाते हैं, और इसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉटन की फसलें उगाई जाती है। समझ में आई बात है आपको? ठीक है, तो ब्लैक सॉइल के बारे में 3 चीज़ें, रेगुलर सॉइल है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, और ब्लैक सॉइल पे कॉटन की फसलें उगाई जाती है। काफ़ी है इतना। नेक्स्ट देखते हैं आपका रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल में भी आपको बेसिकली वही 3 चीज़ें याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि ये इनफर्टाइल सॉइल है, इसमें इतना ज़्यादा उपजाऊपन नहीं होती, यानी कि ना के बराबर इसमें ना के बराबर उपजाऊपन होती है, ठीक है। तो इनफर्टाइल सॉइल कह सकते हो आप इसको। नेक्स्ट क्या है, ये तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सब इलाकों में पाया जाता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट ये हो गए। और तीसरा पॉइंट क्या है कि ये एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली आप ये याद रखना रेड एंड येलो सॉइल के बारे में, ये कौन से इलाके में पाई जाती है, और ये कम फर्टाइल यानी कि ना के इनफर्टाइल सॉइल होते हैं, बस, ठीक है। तो इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका लेटेराइट सॉइल। तो देखिए लेटेराइट सॉइल में भी आपको बेसिकली 2 ही चीज़ें याद रखनी है कि इस मिट्टी पे कौन से, यानी कि लेटेराइट सॉइल पे कौन से फसल उगाते हैं और ये कहाँ पाया जाता है। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो लेटेराइट सॉइल पे हम क्या क्या उगा सकते हैं, तो ये लेट्टी, ठीक है, इलायची, ठीक है, इसके अलावा कॉफ़ी, कैशो नट्स, ये सब उगाते हैं लेटेराइट सॉइल पे। तो ये आपको याद रखना है ये कहाँ कहाँ उगाया जाता है, या कौन कौन से इलाके में या फिर कौन कौन से राज्यों में ये मिट्टी पाई जाती है। तो ये मिट्टी देखिए कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है। तो आपका हो जाएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला। बेसिकली इन राज्यों में जो है वो ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादातर लेटेराइट मिट्टी होती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है। तो आपको इन 4 टाइप के सॉइल के बारे में ही बेसिकली ज़्यादा जानकारी रखनी है। ज़्यादा क्या, 1-1, 2-2 पॉइंट याद रखने हैं। एलुवियल सॉइल के बारे में जितना पेज में लिख दिया है उतना काफ़ी है, और बाकी जो जितने भी सॉइल है, जैसे कि आपका ब्लैक सॉइल हो गया, ठीक है, रेड एंड येलो सॉइल हो गया, और लेटेराइट सॉइल हो गया, इनके बारे में 2-2 पॉइंट ही याद रखना है। जितना मैंने बताया उसके अलावा आप याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं भी याद रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंस ही जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन मिल ही जाएंगे इन जो भी लिख बताया गया उनमें से, ठीक है। तो ये आपका सॉइल के बारे में कंप्लीट। बाकी जो सॉइल बच गए हैं ना उसके बारे में बुक में लिखा है, पूछा नहीं जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। अगर फिर भी आप पढ़ना चाहते हो तो बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगर नोट्स में अगर पूरी बुक की ही कहानी लिख दूँगा तो उसका नोट्स का कोई फ़ायदा नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें केवल वही लिख के दिया है आपको। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन के बारे में आपको पहले से भी पता ही होगा, ठीक है। क्या होता है भाई सॉइल इरोजन, जो आपकी देखिए एक बार पढ़ लेते हैं। सॉइल इरोजन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस इन विच द रिमूवल ऑफ मोस्ट फर्टाइल टॉप लेयर ऑफ सॉइल थ्रू वाटर एंड वाइंड, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि मिट्टी के ऊपर से जो फर्टाइल मिट्टी होती है ना, फर्टाइल मिट्टी की जो लेयर होती है वो जब रिमूव हो जाता है किसी भी माध्यम से, जैसे कि पानी के माध्यम से या फिर आप कह सकते हो हवा के माध्यम से, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉइल इरोजन। समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये है आपका, यानी कि दोबारा समझ लीजिए कि जो आपके फर्टाइल मिट्टी होती है, फर्टाइल मिट्टी की जो ऊपर की लेयर होती है, यानी मिट्टी की जो ऊपर की लेयर होती है ना, ठीक है, वो लेयर हवा के माध्यम से उड़ करके कहीं और चले जाती है, या फिर पानी के माध्यम से कट करके पानी के साथ बह करके चली जाती है। तो उसी प्रोसेस को हम सॉइल इरोजन कहते हैं, ठीक है। तो सॉइल इरोजन समझ में आ गया आपको। डेफिनेशन पूछेगा तो व्हाट इज़ सॉइल इरोजन, तो ये डेफिनेशन आप लिख देना है। सॉइल इरोजन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने कारण भी लिख दिया है, ठीक है। देखिए 3 कारण लिखा है, और भी बहुत सारे कारण लिख सकते हो आप। डिफॉरेस्टेशन होता है, वनों की कटाई। नेक्स्ट है आपका सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज्ड बाय ओवर ग्रेजिंग विच कॉज अ फ्लोड टू, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग के कारण भी सॉइल इरोजन होता है। इसके अलावा आप कह सकते हो यहाँ पर कि लॉस ऑफ फर्टाइल सॉइल, ठीक है, यानी कि फर्टाइल सॉइल की कमी से भी जो होता है क्या होता है सॉइल इरोजन का कारण कह सकते हो आप। अगर फर्टाइल सॉइल ही कम हो जाएगा तो सॉइल इरोजन का ही तो कारण होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 रीज़न है, और भी बहुत सारे रीज़न लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर 3 ही रीज़न लिखा है, क्योंकि 3 नंबर के ही क्वेश्चन या 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर अरेंज किया इन सब पॉइंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका कि ये तो सॉइल इरोजन के मेन कॉजेज़ हैं। अब यहाँ पर देखिए
प्रिवेंशन या फिर आप कह सकते हो सॉइल इरोजन के कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। तो कैसे हम इसको रोक सकते हैं, तो रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, तो एफॉरेस्टेशन कर सकते हो, यानी कि आप वनों को लगा सकते हो, यानी पेड़ पौधे लगा सकते हो। उसके अलावा ओवर ग्रेजिंग को आप क्या कर सकते हो, रोक सकते हो। इसके अगर ओवर ग्रेजिंग को रोकोगे तो सॉइल इरोजन में भी कमी आई, यानी सॉइल इरोजन भी आप कुछ हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हो, यानी रोक सकते हो उसको भी। समझ में आया। उसके अलावा टेरेस फार्मिंग शुड बी एनकरेज्ड इन हिली एरियाज, यानी कि टेरेस फार्मिंग के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, सॉइल इरोजन को रोक सकते हो। यानी कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेती की जाती है ना, तो उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, सॉइल इरोजन को कम कर सकते हो। समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट है आपका एम्बैंकमेंट शुड बी बिल्ट ऑन रिवर बैंक्स टू स्टॉप वाटर फ्रॉम फ्लूडिंग फॉर्म्स। ठीक है, यानी कि आप ये कहने का मतलब ये है कि जो नदी वगैरह होते हैं, ठीक है, उसके किनारों में आप एम्बैंकमेंट कर सकते हो, जिसके थ्रू जो मिट्टी की जो कटाई हो जाती है ना नदियों के द्वारा, यानी कि पानी जब बहती है तो उसके किनारे की मिट्टी कट के चली जाती है, तो वो रुक सकता है, क्योंकि पेड़ की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को कस करके बांध के रखती है या पकड़ के रखती है। समझ में आपको। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ट्रीज शुड बी प्लांटेड ऑन दी बाउंड्रीज ऑफ फील्ड्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग वाइंड्स, दीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स, यानी कि आप शेल्टर बेल्ट्स के थ्रू भी सॉइल इरोजन को कम कर सकते हो। अब ये शेल्टर बेल्ट क्या होता है थोड़ा वो समझ लीजिए। देखिए, ये आपका मान के चलिए खेत है, ठीक है, और खेत में बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी भी है, ये भी आपको पता है। खेत है तो यहाँ जब फसल उगाओगे तो उपजाऊ मिट्टी होगी तभी आप फसल उगाओगे। तो देखिए, ये उपजाऊ मिट्टी एक जगह से कहीं दूसरी जगह उड़ के ना चले जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं कि इस खेत के चारों ओर क्या लगा देते हैं, पेड़ लगा देते हैं। ठीक है, खेत के चारों ओर क्या लगा देते हैं, हम पेड़ लगा देते हैं। अब पेड़ लगाने से क्या होगा कि जो पेड़ की जो अगर पेड़ लगाने से ये होता है कि अगर तेज़ हवाएं चलती है ना, तो तेज़ जब हवाएं चलेगी तो ये जो मिट्टी होगा ना, ये यानी वो जो उपजाऊ मिट्टी लेयर होगी, यानी फर्टाइल लेयर जो होगी, वो उड़ करके नहीं जा पाएगी, या बहुत ही कम ना के बराबर उड़ करके जा पाएगी। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो फर्टाइल लेयर होगा वो आपके खेत में ही रहेगा, और जिसके कारण क्या कर सकते हो, आप सॉइल इरोजन को कम कर सकते हो। समझ में आया आपको। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है। लास्ट पॉइंट है आपका कंस्ट्रक्टिंग डैम, यानी डैम वगैरह बना करके भी आप सॉइल इरोजन को कम कर सकते हो। अब कम कैसे होगा डैम बना करके, तो देखिए, जब आप डैम बनाते हो तो वो आपके कंट्रोल में आप उस पानी को कर सकते हो, यानी कि आप जितना पानी आप बहाना चाहो उस नदी के थ्रू या फिर उस नहर के थ्रू उतना बहा सकते हो। ठीक है, जिससे क्या होगा कि सॉइल इरोजन में कमी आ जाएगी। समझ में आई बात है आपको। तो ये कुछ पॉइंट्स है सॉइल इरोजन को रोकने के। ठीक है, वो आपको याद रख, जो भी आपको आसान लगता है 3 से 4 पॉइंट आप याद रख सकते हो। ठीक है, और मेन काउजेज भी मैंने बता दिए, 3 काउजेज यहाँ पर लिख दिया है। इसके अलावा सॉइल इरोजन का डेफिनेशन भी यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो बताया है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए, इतना ही है आपके चैप्टर में, और इसके अलावा और जितने भी पॉइंट्स थे मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए 9 पार्ट बना करके। छोटे छोटे से पार्ट है, 8-8, 9-9 या 8-8, 9-9 मिनट का ही पार्ट है। ठीक है, तो 9 पार्ट है टोटल इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो आप उन सब पार्टों को पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज के लगाओगे तो ईजिली लग जाएगा। ठीक है, अगर नहीं लगता है तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि उसका भी एक पार्ट बना के आपको प्रोवाइड करवा।